हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने बनाई है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम देना है NIS ओपन बोर्ड से 12th क्लास का, और सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री, जिसका पेपर कोड है 336 यानी कि 336। अगर आप लोगों ने डाटा एंट्री ले रखा है और डाटा एंट्री ऑपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हम अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, डाटा एंट्री की तैयारी कैसे करें, तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है द एविजेड एकेडमी की तरफ से निकाल दिया गया है। आप लोगों को चैप्टर वाइज सभी चैप्टर अच्छे से समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। दूसरा, आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि हमने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उनको देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बट केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। चैप्टर आप लोगों को समझना भी होगा और जानना होगा कि किस चैप्टर में क्या दे रखा है और उसके मूलभूत तथ्य क्या हैं और उसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट अगर आपको हर चैप्टर का क्लियर होगा तो आप सभी बच्चे जो हैं वो बिना किसी मिस्टेक के कंप्यूटर के अंदर अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य लेसन आपका 1 है, और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक चीज़ें जानेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या फिर कंप्यूटर को चलने के लिए उसे किस किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, और कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, कंप्यूटर के अंदर जो हैं वो इनपुट पार्ट्स कौन से होते हैं, आउटपुट पार्ट कौन से होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये तमाम जानकारी हम कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य यानी कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर लेने वाले हैं। ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड हैं और आप भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम परिचय की। तो इस पार्ट में हम कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिज़ाइन का परिचय प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरीके से संगठित होते हैं तथा किसी विशिष्ट यानी कि कोई इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है, वर्क होता है, उसको करने के लिए किस तरीके से हम कौन से डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसे पूरा कर सकते हैं, ये हम सारी चीज़ें उसको सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए, कंप्यूटर को स्वयं वर्क करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो होता है आप लोगों का सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। जिस तरीके से आप लोगों का शरीर काम करता है, जिस तरीके से आप लोग वर्क करते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुंह, ठीक है, आपके शरीर के अदर जो अंग होते हैं वो काम करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। जिस तरीके से आपका हाथ होता है वर्क करने के लिए, किसी चीज़ को वर्क करने के लिए, उसी तरीके से एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक आपका मॉनिटर होता है। तो लाइक आपका शरीर जो है वो हार्डवेयर है और जो आपकी आत्मा है वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे आपके शरीर को आत्मा की भी ज़रूरत है और शरीर की भी ज़रूरत है, तभी आप वर्क कर पाएंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर पार्ट्स का भी होना ज़रूरी होता है और सॉफ्टवेयर पार्ट्स का भी होना ज़रूरी होता है। सॉफ्टवेयर पार्ट्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल प्रोग्राम होते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसे आप टच नहीं कर सकते, बस इसे आप यूज़ कर सकते हैं। बट कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिसे आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से वर्क भी कर सकते हैं, उसे आप हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आप लोगों का एग्जांपल देखिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब ये देखिए, मैं आपको ये देखिए अंडरलाइन के माध्यम से दिखाता हूँ। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपकी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। इसे आप डायरेक्टली टच भी कर सकते हो और जो है इसे देख भी सकते हो। बट सॉफ्टवेयर क्या है, इसको सिर्फ आप वर्क कर सकते हो इस पर, बट इसे आप देख नहीं सकते। तो यही डिफरेंस होता है सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में। और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, इसके बगैर आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। उद्देश्य की बात करें 1.2 के अंदर, तो हम इसके अंदर सीखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं,
आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन से सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकते या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकते, क्या है पूरा मसला, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, क्या है कंप्यूटर का इतिहास, ये सारी जानकारी हम आज पहले चैप्टर में लेने वाले हैं। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिस कैन एक्सेप्ट डाटा एंड गेट इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर एक विद्युत चालक यंत्र है जो कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को प्राप्त करता है और हमें बाद में सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है, जो कुछ भी आप लोगों द्वारा टाइप किया जाता है, जैसे कि स्कूल की मार्कशीट टाइप की जाती हो, बायोडाटा टाइप किया जाता हो, ईमेल आईडी टाइप की जाती हो, जो कुछ भी आपके द्वारा टाइप किया जाता है उसे वो एक्सेप्ट करता है, कन्वर्ट करता है और बाद में उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आपको मॉनिटर के माध्यम से वो दिखा देता है। यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है। यह एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि भी हो सकते हैं। क्या ये डाटा है आपका, ठीक है। तो डाटा के अंदर जो कुछ भी आप टाइप करते हो, चाहे वो आपकी आयु हो, लिंग हो, वजन हो, ईमेल आईडी हो, कुछ भी, तो वो आपका डाटा कहलाता है। उसे एक्सेप्ट किया जाता है और बाद में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया जाता है। जो इन कामों को करता है उसी को कंप्यूटर कहा जाता है। और कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, डिवाइस है, और ये आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा चर्चित, पॉपुलर हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो, जैसा कंप्यूटर आज आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर ठीक वैसा पहले नहीं था। कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का कार्य, ये सब कुछ जो है वो अलग था। कंप्यूटर जो है पहले अबैकस के रूप में आया, जो कि सिर्फ एडिंग, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आदि कामों को करता था और ये इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला यंत्र नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे कंप्यूटर के अंदर परिवर्तन आते गए और आज हमारे पास जो है एक सुपर कंप्यूटर के रूप में, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, मिनी कंप्यूटर के रूप में बहुत सारे तमाम कंप्यूटर अवेलेबल हैं। आइए आगे चलते हैं। आप लोगों को एक जानकारी और होनी चाहिए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। हाउ डज़ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर जो है टोटल 5 स्टेप के अंदर अपने काम को पूरा कंप्लीट करके आपको देता है। उसका जो पहला स्टेप है वो ये कि पहले वो आपसे इनपुट लेगा, यानी कि आपके द्वारा कोई भी डाटा टाइप किया जाता है, फिर वो कंट्रोल यूनिट के अंदर जाता है। कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU के पास उसे ट्रांसफ़र कर देता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इस बात की गणना करता है, चेक करता है कि आपके द्वारा टाइप किया गया डाटा सही है या फिर गलत है, क्या उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। उसे चेक करने के बाद कंट्रोल यूनिट को दोबारा से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट के पास डाटा आपका सेंड करता है। मेमोरी यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा। मेमोरी यूनिट यानी कि प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, और सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है आपकी हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी को आप वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हो और सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। बट इसके बारे में जानकारी हम आगे चलकर लेंगे। आपको सिंपल ये याद रखना है कि कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट को डाटा प्रोवाइड करवाता है, मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट को सेंड कर देता है। एंड फाइनली कंट्रोल यूनिट आउटपुट के माध्यम से आपको आपका डाटा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता है। आइए मैं आपको इसे और विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनपुट डिवाइस, ये देखिए, ये आपका जो सर्कल किया है वो आपका इनपुट डिवाइस है। यहाँ से आप कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड क्या है आपका इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से आपने कोई भी डाटा टाइप किया वो कहाँ जाएगा, आपका कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा।
कंट्रोल यूनिट द्वारा इसे आप अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कुछ इस तरीके से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट डाटा की प्रोसेसिंग करता है और दोबारा से कंट्रोल यूनिट को वो डाटा प्रोवाइड करवा देता है। कंट्रोल यूनिट फिर मेमोरी यूनिट के पास डाटा भेजेगा और उसके बाद ये आपका आउटपुट के माध्यम से शो ऑफ हो जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है आपका काम करने का कंप्यूटर के द्वारा, जो कि टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। चलते हैं आगे। अगर आपको इसके द्वारा टाइप किए गए, इसके द्वारा वर्क किए गए कार्यों की और विस्तृत जानकारी लेनी है तो फिर आप इसकी डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, इनपुट की डेफिनेशन दे रखी है। यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट यानी कि एंटर करने की प्रक्रिया है। अगर आप कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन देखें यानी कि सीयू की, तो आप पढ़ पाएंगे कि इनपुट, आउटपुट, संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए तथा डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए और डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जाता है। आपको इतनी मुश्किल लैंग्वेज शायद समझ में ना आई हो, तो आपको सरल शब्दों में ये याद रखना है कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ये प्रोसेस किया जाता है, ये कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा डिवाइस कैसे वर्क कर रहा है। चलिए आगे तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट यानी कि मैंने आपको बताया यह सीयू द्वारा प्राप्त किए गए यानी कि प्रोवाइड किए गए डाटा को संग्रहित यानी कि स्टोर करता है कंप्यूटर के अंदर। अगर आपको ये डाटा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब भी आपको चाहिए होता है तो मेमोरी यूनिट आपको वो प्रोवाइड करवा देता है। फोर्थ आपको मैंने बताया एएलयू आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तार्किक, तुलना, ये सारे काम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा किए जाते हैं। आउटपुट डिवाइस आपको आपके द्वारा टाइप किए गए डाटा को दिखाने का काम करता है। आउटपुट यूनिट यानी कि मॉनिटर होता है। अगर आप सबसे नीचे वाली डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ें तो आपको अच्छे से ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कहा जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछा जाता है जो कि आगे चलकर दिया जाएगा। आप सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क भी कह सकते हैं क्योंकि सीपीयू के बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। और अब आइए पाठगत प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य कौन से हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया, पहला मूलभूत तथ्य है इनपुट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट, चौथा एएलयू, पांचवा आउटपुट। तो यही आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आप इसके आंसर को सविस्तार ना लिख सकें तो केवल अगर आप ये वाला डायग्राम बना देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2, एएलयू, सीयू और सीपीयू को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपको अगर एएलयू की डेफिनेशन लिखनी हो, सीयू की लिखनी हो या फिर सीपीयू की लिखनी हो तो फिर आपको डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। ये देखिए, कंट्रोल यूनिट की भी डेफिनेशन आपके सामने है, एएलयू की भी है और सीपीयू की तो खैर आप लिख ही लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाले यूनिट को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंकगणित यानी कि गुणा, भाग, डिवाइड या कुछ सोचना, घटाने का जो कार्य है वो एएलयू द्वारा किया जाता है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट द्वारा। तो पहले वाला ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उसका खा पॉइंट। एएलयू और सीयू संयुक्त रूप से जाने जाते हैं। अगर आप एएलयू और सीयू को कंबाइंड कर दें तो वो क्या बन जाएगा। तो आप पहला देखेंगे ऑप्शन रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है सीपीयू। तो आपको पता है कि एएलयू और सीयू के मिलने से सीपीयू बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपका ऑप्शन सी कहलाएगा, संसाधन कहलाता है। संसाधन का मतलब होता है प्रोसेस करना, और कोई भी जो आपको डाटा मिलता है वो प्रोसेस होने के बाद ही मिलता है। अब देखते हैं 1.4। तो प्यारे बच्चों, आइए जानकारी लेते हैं पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। पेरिफेरल डिवाइस ऐसे डिवाइसों को कहा जाता है जिससे कि कंप्यूटर वर्क करता है, यानी कि कंप्यूटर का वह कोई भी पार्ट्स जिसकी मदद से कंप्यूटर वर्क करता है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप्स के पार्ट कनेक्टेड होते हैं। पहला है आपका इनपुट और दूसरा है आपका आउटपुट। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जैसा कि मैंने बताया 2 टाइप्स के डिवाइसों की ज़रूरत पड़ती है, और डिवाइस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर की ओर डाटा एंटर किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के वह डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर का डाटा बाहर की ओर निर्देशित किया जाता है, आउटपुट किया जाता है, दिखाया जाता है। और तीसरा है आपका अन्य परिधीय यानी कि पेरिफेरल डिवाइस, वह डिवाइस जो न केवल इनपुट होते हैं और ना ही आउटपुट होते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, ये सभी डिवाइस इनपुट भी नहीं होते, आउटपुट भी नहीं होते। लेकिन कंप्यूटर जो है इन सभी डिवाइसों के बगैर भी काम नहीं कर सकता। तो जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनपुट डिवाइस की है, आउटपुट डिवाइस की है, उतनी ही इम्पोर्टेंट अन्य डिवाइसों की भी होती है। तो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जो हैं वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए पेरिफेरल डिवाइस की ये जो डेफिनेशन दे रखी है बुक के अंदर उसे पढ़ लेते हैं। परिधीय उपकरण कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं। बाह्य का यहाँ पर मतलब होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रूप से जो भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर जोड़े जाते हैं वे आपके पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइस हैं, और इन सभी डिवाइसों को आप देख भी सकते हो और जो है टच भी कर सकते हो। तो सरल शब्दों में अगर हम बात करें, वह कंप्यूटर के कोई भी डिवाइस जिसे आप टच एंड सीन कर सकते हैं वह पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए मॉनिटर दे रखा है, कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव, ये सभी के सभी आपके कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वह कोई भी डिवाइस जिसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर डाटा टाइप किया जाता है, एंटर किया जाता है, वो आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो चलिए इसकी एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता से डाटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, नीचे विभिन्न इनपुट उपकरणों के उदाहरण हैं जो इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड से आप डाटा टाइप करते हो, माउस से निर्देश टाइप करते हो, लाइट पेन से, ऑप्टिकल स्कैनर से, टच स्क्रीन, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन और ट्रैक बॉल इत्यादि। अगला देखते हैं 1.5.1 यानी कि कीबोर्ड के बारे में सविस्तार जानकारी। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसके अंदर अधिकतम 104 जो हैं की होती हैं। 104 कुंजियाँ जो होंगी वो आप लोगों की स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर पाई जाती हैं। अगर आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेंगे तो उसके अंदर 108 से ज़्यादा की आपको मिलेंगी, बट 104 जो की होती हैं वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर पाई जाती हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे फंक्शनल की F1 से लेकर F12 तक के की को F1 की कहते हैं, A से लेकर Z तक के की को अल्फ़ाबेट की कहते हैं, और 0 से लेकर 9 तक के की को आप नंबर की कहते हैं। दूसरे की जैसे अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, टैब, स्पेस, एंटर,
डाउन एरो, ये सभी जो अन्य की होती हैं उन्हें स्पेशल या फिर अट्रैक्टिव की भी कहा जाता है। उसी प्रकार से थोड़ी सी जानकारी माउस के बारे में भी ले लेते हैं। माउस आपका इनपुट डिवाइस है। ये भी कई प्रकार के आते हैं। पहले ये विदाउट इलेक्ट्रॉनिक आते थे, यानी कि ट्रैक बॉल की तरह जुड़े हुए होते थे और इसके अंदर बॉल लगी हुई होती थी और काम करे करते थे। बट आजकल देखेंगे ये ऑप्टिकल हो गए हैं और ये इनके नीचे जो है, अगर आप उसको बॉटम में देखेंगे तो लाइट तरह का जो है वो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। इसकी मदद से आप पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, किसी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, विंडो के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं और अपने द्वारा किए गए कार्य को जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। लाइट पेन, यह एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संवेदी संसूचक, आप इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर, ठीक है, का प्रयोग करता है। लाइट पेन माउस के समान होता है और इसका उपयोग अधिकतर जहाँ पर आप लोग देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनता है वहाँ पर अधिक उपयोग इसका किया जाता है। ऑप्टिकल स्कैनर, ये आप लोगों का एक तरीके का इमेज स्कैनर इसको कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो भी आप लोगों की इमेजेस वगैरह होती है उसको जो है स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। तो ये भी आप लोगों का इस इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये एक तरीके का बारकोड रीडर भी होता है। अगला है आपका टच स्क्रीन, जो कि आजकल के मोबाइल वगैरह में भी आ गए हैं और आपके लैपटॉप वगैरह में भी टच स्क्रीन यूज़ किया जाता है। माइक्रोफोन, जिसकी मदद से आप अपनी वॉइस को कंप्यूटर मोबाइल के अंदर इनपुट करते हैं, तो वो आपका माइक्रोफोन कहलाता है। और इनके बारे में आप एक एक दो दो लाइन तो खैर लिख देंगे, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी इसे आप देख सकते हैं। ट्रैक बॉल, ये आपका एक तरीके का माउस ही था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। सॉरी, ऊपर आ गए थे हम। चलिए अब बात करते हैं आउटपुट उपकरण की, यानी कि आउटपुट डिवाइस की। वह कोई भी डिवाइस जिसकी मदद से हम अपने द्वारा टाइप किए गए डाटा को मॉनिटर पर देख सकें, वो आपका आउटपुट कहलाता है। मॉनिटर, पहला आपका आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, यानी कि कीबोर्ड से जो भी आप टाइप करेंगे वो मॉनिटर से देख पाएंगे। प्रिंटर, आप कंप्यूटर के अंदर जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसे आप बाहर की तरफ प्रिंटर से ला सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्लॉटर, यानी कि आपका एक तरह का ये स्कैनर है, ठीक है। स्पीकर, ये सभी तरह के जो हैं आपके आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। सीआरटी, यानी कि वो जो टीवी टाइप का हुआ करता था, कैथोड रे ट्यूब, उसे सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। एलसीडी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये आपका सीआरटी है और ये आपका एलसीडी है। मार्केट से ये आउट ऑफ हो चुका है और अभी फैशन में ये वाला आपका चल रहा है। इसकी फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इन सभी का काम जो है वो डिस्प्ले को दिखाने का होता है। तीसरा है आपका प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में जानकारी लेंगे। प्रिंटर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। बट जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर के माध्यम से आप किसी भी काम को जल्दी से जल्दी कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और उसकी जो प्रिंट आउट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, फैबुलस होती है, और ये आपका रंगीन पेज को भी प्रिंट कर सकता है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर भी सभी तरह के जो है प्रिंट आउट निकाल सकता है, बट इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है और पिक्चर क्वालिटी भी लेज़र प्रिंटर की तरह अच्छी नहीं होती, बट ये काम भी
लेज़र प्रिंटर की तरह कर सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक समय पर बहुत लोकप्रिय था और ये आजकल बैंक वगैरह में अब अधिक यूज़ किया जाता है। यह बहुउपयोगी और सस्ता आउटपुट उपकरण था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट हैंड रिबन से टकराता था और डॉट के संयोजन से टेक्स्ट या छवि का निर्माण करता था। इसी कारण से इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रखा गया। इसकी गति कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापी जाती है। हालांकि यह सस्ता है परंतु अधिक शोर करता है और निम्न गुणवत्ता के प्रिंट देता है। जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो उपयोग है फ़िलहाल पासबुक वगैरह को प्रिंट करने के लिए किया जाता है बैंकों में। लाइन प्रिंटर, जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये लाइन बाय लाइन किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने का काम करता है और ये लगभग 100 से 3800 लाइन को प्रिंट कर सकता है। विगत समय में लाइन प्रिंट की गुणवत्ता उच्च नहीं थी। प्रौद्योगिकी में विकास के साथ लाइन प्रिंटर के प्रिंट की गुणवत्ता भी सुधार हो रही थी और इसकी कीमत लाखों रुपए में मापी जाती थी। प्लॉटर के बारे में आप जानकारी ले लेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे दिखा रखा है। स्पीकर के बारे में आप खैर जानते ही हैं। इन प्रश्नों के आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताने हैं। माउस एक आउटपुट उपकरण है, आपको बताना है या नहीं। OCR का अर्थ ऑप्टिकल कंटेंट रीडर होता है, सही या गलत। LCD मॉनिटर का उपयोग नोटबुक कंप्यूटर में किया जाता है, सही या गलत। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है, सही या गलत। इन चारों के आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम की। कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है रैम को और सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है हार्ड डिस्क को। तो जो भी हम डाटा टाइप करते हैं वो सबसे पहले आपका रैम में जाता है और रैम में फीड होने के बाद अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है लंबे समय के लिए, हम उसे ज़्यादा दिन तक उसको देखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो हम प्राइमरी मेमोरी से डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का सिस्टम का आवश्यक भाग है और प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इस पर सीधे पहुंच प्राप्त की जाती है। रैम प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी का डाटा अपने आप ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, उसे आप वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हो। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर बंद होने से, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है उसके ब्रेक होने से डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। जैसे ही कंप्यूटर के अंदर लाइट का संचारण बंद होगा, उसका डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। बट उसी तरीके से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क, उसे बिजली से, उसे इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी मतलब नहीं होता। उसके अंदर एक बार जो भी डाटा सेव कर दिया जाता है वो जब तक डिलीट नहीं हो सकता जब तक कि आप उसे स्वयं डिलीट नहीं कर देते। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी की गति अधिक होती है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं जैसे सीडी रोम। आप कोई बाहर से सीडी लेके आइए मूवी वगैरह की, तो उसका डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करेंगे। पेन ड्राइव, उसका भी डाटा जब ही डिलीट होगा जब उसके अंदर का डाटा आप स्वयं डिलीट करना चाहेंगे। मेमोरी कार्ड, अगर मोबाइल के अंदर कोई डाटा सेव है और उसे आप डिलीट नहीं करते तो वो हमेशा उसके अंदर सेव रहता है। बट रैम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रैम के अंदर डाटा तभी तक सीमित रह सकता है, सेव रह सकता है, जब तक कि उसको बिजली का संचार मिल रहा हो। तो अब आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट बताए थे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं।
सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सभी उदाहरण आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो MS वर्ड, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, जनरलाइज पैकेज और कस्टमाइज पैकेज। इन सॉफ्टवेयरों के बारे में आपको आराम से विस्तृत जानकारी इसके अंदर दे रखी है, बट आप लोगों को इतना याद करने की, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बताया है, सिंपल आपको वही जानकारी अपने पास रखनी है, क्योंकि आपके पास जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ना कि आपको लाइन बाय लाइन किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी डेफिनेशन को लर्न करना है। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कंप्यूटर की भाषा, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो कई प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के बनने से लेकर उसके विकास तक कई रूपों में अलग अलग जनरेशन के अंदर चेंज होता आया है, अपना रूप बदलता आया है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन में अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो होती थी मशीनरी लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पर देखिए मशीनरी लैंग्वेज जो है वो 0-1 की भाषा समझती है और इसे आप बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन के अंदर आपका आया असेंबली लैंग्वेज। ये भी आपका 0-1 है, बट ये सांकेतिक कोड को अधिक महत्व देता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये आराम से किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जा सकते हैं और इस पर काम करना भी मशीनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के कंपैरिजन आसान होता है। लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मशीन निर्भर होती है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए कई हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया और उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए सामान्य और आसानी से समझे जाने योग्य अंग्रेजी के कथनों का उपयोग करती है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती और इसे प्रोग्रामिंग करना बहुत सरल आसान होता है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो बेसिक, कोबोल, फोटोन, C++ आदि इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कंपाइलर और असेंबलर की। ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं। कंपाइलर पूरी की पूरी लैंग्वेज को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है। असेंबलर लाइन बाय लाइन आपके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपको दिखाता है। तो चलिए अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर होती है और असेंबली लैंग्वेज चूँकि मशीन पर निर्भर होती है तो हैश फिर उसमें निर्देशों के लिए निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है, जिसे मशीन नहीं समझ सकती। अतः दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सके, इसके लिए एक कंपाइलर और एक असेंबलर की आवश्यकता होती है, ताकि वे इन निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित कर सके। आपको सिंपली भाषा में ये याद रखना है कि कंपाइलर और असेंबलर दोनों ही आपके ट्रांसलेटर हैं और ये मशीनरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, ताकि कंप्यूटर जो है आराम से आपके द्वारा टाइप की गए डाटा को समझ सके और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। इन क्वेश्चनों के आंसर आप करने की ज़रूर कोशिश करिए, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अगर आप इनके क्वेश्चन आंसर करते समय किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस करें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करके अच्छे से समझाकर जो है उस पर वीडियो बना देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और अगर आप इसी तरीके से दूसरे किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का, सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया।